नजरिया। तो आप लोगों को लास्ट क्लास में हम पढ़ा रहे थे इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में। इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा रहे थे, कुछ इमरजेंसी आ गया तो मुझे जाना पड़ा, तो टॉपिक ख़त्म नहीं हो पाया, तो इसलिए आज टॉपिक मुझे कंप्लीट करना है। ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, उसमें इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में आपको बताए हुए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, तो उससे आगे हम देखते हैं। देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट जब बना था तो इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में बी आर अम्बेडकर साहब, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, जो चूंकि इंटरिम गवर्नमेंट बना था 1946 में, और भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था कब? 47 में। तो उस समय इंटरिम गवर्नमेंट जो बना था, तो ये विरोधाभास तो इंडिया में था ही। मुस्लिम लीग हमेशा पाकिस्तान के लिए लड़ाई करते ही थे, हमेशा कभी किसी मीटिंग में नहीं जाना, कभी कुछ कर देना, कभी कुछ कर देना। कांग्रेस भी उसके किसी पॉइंट का अपोज करते थे हमेशा। तो इंटरिम गवर्नमेंट जब बना था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में बोले थे, यह एक देश है, एक देश की सरकार है, लेकिन इस एक देश की सरकार दो राष्ट्र को चला रहे हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, ये किसने कहा था जो एक देश की सरकार दो राष्ट्र को चला रहे हैं? ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये पीसीएस में हमेशा पूछा जाता है, ये एकदम ध्यान रखिए। अब उसी समय एक गैनविले ऑस्टिन थे। ठीक है, गैनविले ऑस्टिन ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में, संविधान सभा के बारे में बोला, जो संविधान सभा कांग्रेस है। ठीक है, और ये कांग्रेस ही भारत है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जाता है। हर पॉइंट आपको एग्जाम को पास कराने के नजदीक पहुंचाएगा, इसीलिए आप लोग इस चीज को नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी पीसीएस का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है। ठीक है, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में एक चीज बता दे। जब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग जब हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है, संविधान सभा का फर्स्ट मीटिंग जो है हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। ये भी कभी पूछा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था दोस्तों? दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो और इस मीटिंग को मुस्लिम लीग के कोई मेंबर इसको ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन नहीं किए इस मीटिंग में, पार्टिसिपेट मुस्लिम लीग नहीं किए। ठीक है, तो जो भी यहां पे कांग्रेस बच गया, कांग्रेस पार्टिसिपेट किए, तो यहां पे जो सबसे ओल्ड मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, सबसे ओल्ड मेंबर थे, उसमें उसे ही प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बनाया गया, यानी कि इंटरिम। कहीं कहीं प्रोविंशियल और कहीं कहीं इंटरिम रहता है। ठीक है, इसका मतलब होता है अस्थाई, अस्थाई होता है। तो सबसे ओल्ड एज के मेंबर जो थे उसे ही बनाया गया प्रेसिडेंट। ठीक है, अस्थाई, अनस्टेबल कह सकते हैं, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा। ठीक है, ये भी बिहार से के रहने वाले थे। ठीक है, उसके बाद 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों, 2 दिन के बाद फिर से एक मीटिंग बुलाया, उसमें मुस्लिम लीग ज्वाइन किए थे। ठीक है, ज्वाइन किए थे। इस सेकेंड मीटिंग इसे कहते हैं 11 दिसंबर 1946। इस समय परमानेंट प्रेसिडेंट का भी सिलेक्शन हो गया, मुस्लिम लीग भी ज्वाइन किए थे, और परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसे अस्थाई भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अस्थाई भी बोलते हैं। और इसी मीटिंग में वाइस प्रेसिडेंट का भी सिलेक्शन हुआ था। किसका? वाइस प्रेसिडेंट का भी सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट का सिलेक्शन हुआ था, प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द असेंबली, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर होगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो एडवाइजर होगा, इसका भी सिलेक्शन हुआ था बी एन राव को सिलेक्ट किया गया था।
तो यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, एम.एन. रॉय और बी.एन. राव में हमेशा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। ये कंफ्यूजन नहीं रखना है आप लोग को, ठीक है। ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एग्जाम में जाओगे तो वहां कंफ्यूजन होगा कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी जो है उसका एडवाइजर कौन थे, एम.एन. रॉय, बहुत लड़के एम.एन. रॉय टिक करके आ जाओगे, ठीक है। तो इस चीज को एकदम बारीकी से ध्यान रखना, कौन थे, बी.एन. राव, ठीक है। असेंबली अल्फाबेटिकल ए है, ए के बाद क्या होता है, बी, तो ए बी से याद रखिए, ए बी डिलीवियर, ठीक है। ए और बी याद रखिएगा। असेंबली का जो एडवाइजर थे, ए फॉर असेंबली, असेंबली का एडवाइजर, ए फॉर एडवाइजर, और बी.एन. राव, ठीक है। अब देखिए, अब बी.एन. राव के बारे में भी कुछ बातें हम बताएंगे आपको आगे चल के, ठीक है। 11 दिसंबर को हो गया आपका सेकेंड मीटिंग और ये सब सेलेक्ट हो गए। उसके 2 दिन के बाद 13 दिसंबर को दोस्तों एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। क्या बोलते हैं दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव जो लाया गया, आप हिंदी वाले उद्देश्य प्रस्ताव लिख लीजिएगा आप, ठीक है। इंग्लिश वाले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया, जो कि किसके द्वारा लाया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था, ठीक है। ये उद्देश्य प्रस्ताव का काम क्या था, इस उद्देश्य प्रस्ताव में ये भी एक चीज को ध्यान रखना है आपको, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में 8 आर्टिकल को कंबाइन करके एक प्रस्ताव दिए थे जवाहरलाल नेहरू, बोले उसमें बताया गया था हमारा भविष्य का संविधान जो इंडियंस के लिए है, वो संविधान किस प्रकार का होना चाहिए, किस बिहेवियर का होना चाहिए। उसमें लगभग 8 आर्टिकल को लेके वो समाहित किए थे, ठीक है। उसमें 8 आर्टिकल को समाहित किए थे, ये चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। उसी बेसिस पे मेरा जो है संविधान किस नेचर का होगा, किस बिहेवियर का होगा, कैसा होना चाहिए होगा हम इंडियंस के लिए, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बोला गया था, ठीक है। और यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाद में चल के प्रीएम्बल बना, जिसे प्रस्तावना कहते हैं। संविधान की का प्रस्तावना, जिस प्रस्तावना को लेके कभी कभी हल्ला मच जाता है, भाई हमारा संविधान का प्रीएम्बल का अवहेलना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमेशा ये सब पॉलिटिकल इशू है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सब अपने हिसाब से काम करते हैं, ठीक है ना। आप थोड़ा अपने पढ़ाई पे फोकस रखें, ठीक है। अब देखिए, यही आगे चल के प्रस्तावना बना। और एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, ये टेन्योर कभी कभी पूछा जाता है, दिसंबर 1946 से जून 1947, दिसंबर 1946 से जून 1947 तक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था अपना, सीए जो था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ध्यान रखिए, सीए मत ला देना यहां पे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था, इसमें टोटल मेंबर जो थे 389 थे, इसमें पाकिस्तान वगैरह सब थे। इसीलिए अब क्योंकि पाकिस्तान बना था कब, 14 अगस्त को 1947 को, और 3 जून को ही माउंटबेटन योजना आ गया था हमारे यहाँ, 3 जून 1947 को भी माउंटबेटन प्लान आ गया था। और इसीलिए कहा जाता है जून से लेके जनवरी तक, जनवरी 1950, जून 1947 से जनवरी 1950 तक दोस्तों, जो मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है था, उसमें 299 मेंबर थे, 299 मेंबर। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। ये सब पॉइंट को आप याद रखें, ठीक है। जून 1947 से, क्योंकि माउंटबेटन प्लान में तो वही था ना, आपको बताए थे ना, 2 डोमिनियन स्टेट की बात किया गया था, ठीक है। और उसमें जो क्या होते हैं, सीमा का निर्धारण जो किए थे, रेड क्लिफ का नाम आपको पता होगा, रेड क्लिफ लाइन जो होता है, ये याद होगा, रेड क्लिफ नाम का आदमी होता है, वही सीमा का निर्धारण करता है, ठीक है। तो 1947 में ही हुआ था ये सब, तो ये चीज को एकदम ध्यान रखना है। और माउंटबेटन प्लान के बारे में एक चीज और जान लीजिए, उस समय हम आपको बता नहीं पाए थे, जो नॉर्मन डी पामर करके कोई
थे जो बोले जो ब्रिटेन के इतिहास में सबसे फास्ट कोई बिल पास हुआ था तो माउंटबेटन प्लान, क्योंकि ब्रिटेन पार्लियामेंट में वो पेश हुआ था 4 जुलाई 1947 को, ठीक है, और 18 जुलाई 1947 को ये पास हो गया था, ठीक है, और उसमें 2 डोमिनियन स्टेट का पूरा कहानी था, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, इंपॉर्टेंट कमिटी कुछ है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कुछ कमिटी बनाई गई थी। टोटल कमिटी 13 थे, ठीक है। टोटल कमिटी भी कभी कभी पूछ देता है सीए के लिए टोटल कितना कमिटी था, बनाया गया था 13। तो कुछ कमिटी का चेयरमैन हमेशा पूछा जाता है, तो यहां लिखी या ये कमिटी का नेम है, ठीक है, और उसके चेयरमैन जो थे, चेयरमैन का नेम है, ठीक है, चेयरमैन का नेम है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ कमिटी और चेयरमैन का नाम कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। एक चीज यहां पे ध्यान रखना, आप यहां पे एक चीज ध्यान रखना, देखिए ड्राफ्टिंग कमिटी को ही प्रारूप कमिटी बोलते हैं, तो ये सबको पता रहता है प्रारूप। और थोड़ा कंफ्यूजन इसमें कहां हो जाता है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लेके, कभी कभी बी आर अम्बेडकर के जगह कोई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। नहीं, ड्राफ्टिंग कमिटी, संविधान निर्माता कौन थे सबको पता है, भीमराव अम्बेडकर, तो इसमें तो गलतियां होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमिटी जो प्रारूप कमिटी है, जिसे हिंदी में प्रारूप कमिटी कहते हैं, इसके चेयरमैन जो थे अंबेडकर, भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अब दोस्तों यूनियन वर्ड जहां भी आपको दिखेगा, यूनियन से रिलेटेड कोई भी कमिटी होगा, ठीक है दोस्तों, यूनियन से रिलेटेड कोई भी कमिटी होगा तो उसका हमेशा आप याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और स्टेट से रिलेटेड कोई होगा तो आप स्टेट से रिलेटेड कुछ होगा और रूल प्रोसीजर से रिलेटेड कुछ होगा, स्टेट नेगोशिएशन एंड रूल प्रोसीजर या संचालन, क्योंकि देखिए कमिटी ऑफ स्टेट नेगोशिएशन है, यहां पे देखिए स्टेट नेगोशिएशन, ठीक है, और यहां पे आपको दिया हुआ है रूल प्रोसीजर्स। जो कमिटी ऑफ स्टेट नेगोशिएशन और रूल प्रोसीजर से रिलेटेड अगर कोई कमिटी आपसे पूछा जाता है तो ये कमिटी का चेयरमैन होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देखिए है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कितना आसान है याद रखना, कितना आसान है, ठीक है। अब देखिए प्रोविंशियल, हाँ स्टेट और प्रोविंशियल में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, स्टेट तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रोविंस में आप सरदार पटेल जी का नाम याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी का जो हेड थे सरदार पटेल जी, ठीक है, और प्रोविंस के साथ साथ माइनॉरिटी, क्योंकि हैदराबाद के निजाम पे याद रखने का कुछ तो तरीका होना चाहिए आपको, हैदराबाद के निजाम पे सरदार जी ही किए थे, ठीक है। तो देखिए माइनॉरिटी से रिलेटेड है, यहां पे देखिए कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी, यानी कि कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी और फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी से रिलेटेड जो कमिटी होंगे उसके चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है ना उप समितियां भी था, किसमें, कमिटी ऑन फंडामेंटल कमिटी के अंदर एक उप समिति यानी सब कमिटी थे, तो उसके चेयरमैन अगर पूछेंगे फंडामेंटल, यहीं पे याद रखिए फंडामेंटल राइट का सब कमिटी होगा तो उसका चेयरमैन जेबी कृपलानी, सब कमिटी किसका, फंडामेंटल राइट का जेबी कृपलानी, और माइनॉरिटी का सब कमिटी का हेड थे एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, माइनॉरिटी का कौन, एच.सी. मुखर्जी, और फंडामेंटल का
जेबी कृपलानी। ठीक है। और देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, फ्लैग और झंडा। फ्लैग का मतलब ही झंडा होता है, हमें तो यही पता है। ठीक है। तो फ्लैग ऑब्लिक झंडा कमेटी का है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम पीसीएस में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होता है इसका आंसर। ठीक है। आप लक्ष्मीकांत का भी बुक रेफर करोगे तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होगा, लेकिन लुसेंट वगैरह जो आप देखते होंगे तो लुसेंट वगैरह में लिखा हुआ है जेबी कृपलानी। ठीक है। अगर कोई ऑथेंटिक सोर्स, इससे भी ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स हो आपके पास, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसके चेयरमैन का नाम। ठीक है, कौन होगा एग्जैक्ट। लुसेंट ने ये लिखा है और लक्ष्मीकांत ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लिखा है। ठीक है। हम तो राजेंद्र प्रसाद मानते हैं फिलहाल, आप भी कमेंट कीजिए। ठीक है। और एक चीज और यहां पे देखिए, सीए के लिए टोटल 13 कमेटी बनाया गया था, जिसमें आपको कितने कमेटी बता दिए, ड्राफ्टिंग कमेटी बता दिए थे, फंडामेंटल और माइनॉरिटी से रिलेटेड कमेटी बता दिए थे, इस दोनों का सब कमेटी के बारे में भी बता दिए थे। फंडामेंटल का जेबी कृपलानी, माइनॉरिटी का कौन, एससी मुखर्जी। ठीक है, एससी मुखर्जी। और ड्राफ्टिंग कमेटी कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। उसके बाद प्रोविंशियल से रिलेटेड कमेटी होगा तो कौन होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टेट नेगोशिएशन के होंगे तो कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रूल प्रोसीजर के कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा कमेटी के कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो कितना आसान है, पूरा याद हो गया। लगभग आपको 8, 2, 10, 11 कमेटी का नाम आपको याद करा दिए। 13 कमेटी ही थे, 11 कमेटी के, इससे ज्यादा नहीं आएगा। इससे ज्यादा शौक होगा तो आप वो भी याद कर लेना, 2 बचा हुआ जो है। ठीक है। और बीएन राव के बारे में हम बताए थे, बीएन राव के बारे में, बीएन राव जो है, बीएन राव द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट तैयार किया गया था। क्या, कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट तैयार किया गया था बीएन राव के द्वारा। ठीक है। और उस ड्राफ्ट में 243 आर्टिकल और 13 शेड्यूल लिया गया था, यानी कि 243 आर्टिकल और 13 शेड्यूल को लिया गया था। और बीएन राव ही दोस्तों एक चीज बोला था जो हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी वाले चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बीएन राव बोला था, तो फंडामेंटल राइट जो होना चाहिए, फंडामेंटल राइट जो होना चाहिए 2 तरह का होना चाहिए, फंडामेंटल राइट 1, फंडामेंटल राइट 2। लेकिन अंबेडकर जी ने मना किया। ठीक है, अंबेडकर जी ही बोले नहीं, फंडामेंटल राइट 1 तो सही है, लेकिन फंडामेंटल राइट 2 को का नाम चेंज कर दिया गया, जो 35 से लेके आर्टिकल 35 से लेके 51 तक आप पढ़ते हो। ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जब जवाहरलाल नेहरू लाए थे, तो इसके बारे में भी एक चीज, जो ये एडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947। कब एडॉप्ट किया गया था, 22 जनवरी 1947। तो दोस्तों कौन कौन सा डेट याद रखना है 1946 का, 1946 का 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, उसके बाद 22 जनवरी 1947। ये सब डेट याद रखिएगा, कब क्या हुआ था, एकदम टू द पॉइंट। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में थोड़ा बता देते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर थे। आपके एक भीमराव अंबेडकर खुद चेयरमैन थे, उनके अलावा 6 मेंबर थे। ठीक है, 1+6 अदर मेंबर थे। इनका भी नाम याद रखना जरूरी होता है, क्योंकि 2 मेंबर बीच में चेंज हुए थे। ठीक है, कभी कभी ये नाम पूछ दिया जाता है। ये दो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट के दोनों नाम को याद रखना है। ठीक है,
तो ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल जो मेंबर थे, और देखिए बी आर अम्बेडकर को जो संविधान ड्राफ्ट किए थे, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये तो बचपन से आप जानते होंगे, ठीक है। और टोटल मेंबर जो थे, चेयरमैन बी आर अम्बेडकर साहब, एन गोपाल स्वामी अय्यरंग, ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर है ये, ठीक है, ये अय्यर हैं और ये अय्यर नहीं है, ध्यान रखिएगा, दोनों को अय्यर मत बना दीजिएगा, ठीक है। के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्लाह, ये तो आपको यहां तक याद रखना है, ये लोग लास्ट तक रहे थे, ठीक है। लास्ट दो चेंज हुए थे, बी एल मित्तर रिप्लेस्ड बाय एन माधव राव, चूंकि बीमारी के कारण, ड्यू टू हेल्थ के कारण रिप्लेस किया गया था यहां पे, ठीक है। उसके बाद एक डीपी खैतान, ये डीपी खैतान जो 1948 में, जो डाइड इन 1948 एंड वाज रिप्लेस बाय टीटी कृष्णचारी, ठीक है। तो बी एल मित्तर याद रखना है, डीपी खैतान याद रखना है, ये दो नाम को याद रखना जरूर। ड्राफ्टिंग कमेटी के जितने मेंबर हैं, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहां चेंज हुआ था इसलिए पूछ देता है कभी कभी। अब देखिए संविधान जो है ड्राफ्ट हुआ था, ड्राफ्ट होने में जो है 3 फेज में काम हुआ था। संविधान पूरा ड्राफ्ट करने में टोटल टाइम जो लगा था आपका 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल, ये भी क्वेश्चन आता है कितना टाइम लगा था, 2 साल 11 महीना 18 दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने में टाइम लगा था। और ये जो टाइम लगा था, और फाइनली जो ये अडॉप्ट किया गया था, फाइनली 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया गया था, अंगीकृत किया गया था, ठीक है, अंगीकृत किया गया था। इसमें टोटल मेंबर जो थे पाकिस्तान बनने के बाद 299 रह गए थे, ये तो मालूम ही है 299 में एट प्रेजेंट कितना थे, देखिए 284, 284 अपॉन 299, इसका मतलब 299 टोटल मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो 284 प्रेजेंट थे। इन 284 का सिग्नेचर हुआ था, सिग्नेचर होने के बाद ये पार्शियली इन्फोर्स्ड हो गया, और इसी दिन से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो मेरा संविधान बना था पार्शियली इन्फोर्स्ड हुआ था। इसी दिन से 16 आर्टिकल काम करना शुरू हो किया था, टोटल 16 आर्टिकल इसी दिन से काम करना शुरू कर दिया गया था, स्टार्ट हो गया था, ठीक है, इनेक्ट हो गया था, ठीक है। उसके बाद आता है 26 जनवरी 1950 को जो है फुल्ली इन्फोर्स्ड हो गया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो फुल्ली इन्फोर्स्ड हो गया, यानी कि जितने भी उसमें आर्टिकल्स वगैरह थे वो सारा काम करना स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। जो शेड्यूल थे, आर्टिकल थे, ये 26 जनवरी 1950 को फुल्ली इन्फोर्स्ड कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए 26 जनवरी 1950 ही क्यों, क्योंकि पूर्ण स्वराज के लिए का हम लोग 26 जनवरी 1930 में ही हम लोग मनाए थे पूर्ण स्वराज, इसीलिए 26 जनवरी को ही चुना गया, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, इसीलिए 26 जनवरी को चुना गया। 26 जनवरी 1950 को फुल्ली इन्फोर्स्ड किया, और उसी दिन मेरा संविधान फुल्ली रूप से काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब देखिए एक बात, जब 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनके तैयार हुआ था, तो 395 आर्टिकल थे। कितने? अनुच्छेद इसे कहते हैं, 395 आर्टिकल थे, ठीक है। और 22 पार्ट्स थे और 8 अनुसूचियां, ठीक है, 22 अनुसूचियां थे, ठीक है, समझ गए ना। अनुच्छेद कितने थे? 395, यानी कि आर्टिकल 395, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल। एट प्रेजेंट में देखो, किसी बुक में 450 दे देते हैं, किसी बुक में 452 दे देते हैं, किसी में 450। रिसेंटली हम लक्ष्मीकांत को रेफर कर रहे हैं, तो लक्ष्मीकांत को रेफर कर रहे हैं
तो एट प्रेजेंट जो है 465 अनुच्छेद है, यानी कि आर्टिकल है, और 25 आपका 25 पार्ट्स हैं, जो भाग कहते हो आप, और 12 शेड्यूल है। ठीक है, एट प्रेजेंट की बात हम कर रहे हैं। एट प्रेजेंट आपको पता चलेगा एट प्रेजेंट कितना है, 465 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल। अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में 3 बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। 3 ठो नोट्स है, उस नोट्स को आप ध्यान रखिएगा थोड़ा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब तक पार्लियामेंट फ्रेम नहीं हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 2 बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, जब बनाया गया था, जब तक ये पार्लियामेंट पूरा फ्रेम नहीं हो जाएगा तब तक वो पार्लियामेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, पार्लियामेंट की तरह वो काम करेगा। ठीक है, उसके बाद काम करने के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन को भी फ्रेम करेगा। किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को भी बनाएगा। ये 2 बड़ा इंपॉर्टेंट काम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक बात और है, जैसे 6 दिसंबर से 1946, 6 दिसंबर 1946 से और 14 अगस्त 1947 तक फेज 1, स्टेज 1 इसे कहते हैं। ठीक है, 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर स्टेज 2, और 26 नवंबर 1949 को तो मेरा पार्शली इन्फोर्स्ड हो गया। उसके बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली काम किया फेज 3 में 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952 तक। इसे स्टेज 3 कहते हैं। ठीक है, ये 3 स्टेज में कॉन्स्टिट्यूएंट सीए जो है मेरा वर्क किया। अब देखो एक पॉइंट और याद रखना है आपको, और एक पॉइंट जो आपको याद रखना है, लगभग 60 देशों का संविधान, 60 देशों के संविधान को, मेरा जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर थे, लगभग 60 देशों के संविधान को 114 दिन तक पढ़ के, उसके बाद अपने इंडियन नागरिक के हित को ध्यान में रख के अपने संविधान को फ्रेम किए हैं। ठीक है, ड्राफ्ट किए हैं, संविधान को ड्राफ्ट किए हैं। समझ गए ना? तो ये सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। कुछ और भी पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन का डे मनाया जाता है, ये 2015 से नहीं था। 2015 से पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डे यानी कि संविधान दिवस के रूप में कोई डे नहीं था। जब 2014 में जो नए पीएम आए, तो 2015 में अंबेडकर जी का 125वां जन्मदिन था। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर जी के 125वें जन्मदिन पे उन्हें समर्पित किया गया, मेरे प्रेजेंट जो पीएम थे उस समय, पीएम के द्वारा, जो उस 26 नवंबर से हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे, और उस साल से कंटिन्यू संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। एक पॉइंट और याद रखना है आपको, 15 सितंबर की बात, 15 सितंबर उसी साल 15 सितंबर 2015 को पूरे विश्व भर का जो है, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया था। कब? 15 सितंबर 2015 को ही, याद रखिएगा। 15 सितंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया था। ठीक है, थोड़ा हिंदी वाले, इंग्लिश वाले थोड़ा मेहनत कर लेना। ठीक है, थोड़ा हिंदी वालों का भी होना चाहिए। ठीक है, 15 सितंबर 2015 को जो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया, और ये चीज को यूनाइटेड नेशन ने 2017 में एक प्रस्ताव लाके पारित कर दिया गया, जो अब ये 15 सितंबर को
हर साल आपको अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाना पड़ेगा। यानी लोकतंत्र दिवस के रूप में इंटरनेशनल लेवल पे आप मनाने की घोषणा कर दी। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ का कब स्थापना हुआ था? बोलिए, आपके लिए क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और राष्ट्र संघ का भी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्र संघ किस डेट में, किस ईयर में, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ठीक है। आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन हम दे के जाएंगे। तो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का लेआउट है। अब आपको हम बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमारा संविधान कैसा है, क्या है, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बताएंगे। ये सब टॉपिक आगे के लेक्चर में हमको आपके साथ डिस्कस करेंगे। बस आप लोग रेगुलर बने रहें और नोट्स बनाए, लिखेंगे तो याद होगा थोड़ा, और टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं, फालतू का बात। देखिए, आप नॉलेज जिंदगी भर ले सकते हैं, एग्जाम निकालने का समय है तो टू द पॉइंट पढ़ें। आप टू द पॉइंट पढ़ें और टू द पॉइंट पढ़ के एग्जाम अपना निकालने का कोशिश करें, ठीक है। और ये भी एक चीज अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए जानना है तो ये जान लीजिए, फर्स्ट टाइम जो है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक संविधान को पढ़ा गया था। फर्स्ट टाइम था और लास्ट टाइम ही था वो, ठीक है। संविधान को पढ़ा गया था और फर्स्ट टाइम पेश भी किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और पढ़ा भी गया था। ये चीज ध्यान रखिएगा। कब? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 5 दिन का समय था, ठीक है। उसमें संविधान पहली बार ड्राफ्ट को पेश किया गया था और उसे पढ़ा भी गया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप ये भी अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, 15 नवंबर 1947 से लेके 17 अक्टूबर 1949, ठीक है। कब? 15 नवंबर 1947 से 17 अक्टूबर 1949 तक जो ड्राफ्ट किया गया था ना, उस पे बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन हुआ तो बहुत अमेंडमेंट और बहुत सुझाव आए थे जो ये चेंज होना चाहिए, ठीक है। लगभग 7,663 सुझाव आए, 7,653 सुझाव आए थे। उसमें से सिर्फ 2473 ही चेंज हो पाया, ठीक है। तो कह सकते हो खंडवार तरीके से इस पे डिस्कस हुआ था, एक एक पार्ट पे डिस्कस हुआ था, जिसमें इतना बड़ा सुझाव आया 7,653, जिसमें चेंज कितना हुआ? 2473 चेंज हुआ, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिए। ये सारे पॉइंट, सारे एक एक पॉइंट आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है। और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच। आप लोग बने रहें और रिवीजन करें, पढ़ाई करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।